हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट के अंदर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में इरिगेशन मेथड्स के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। इरिगेशन मेथड्स में आपने बहुत फेमस 4 नाम सुने ही हैं कि सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और साथ में ड्रिप इरिगेशन। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं सरफेस इरिगेशन के ऊपर। इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है पार्ट 1। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इन तीनों के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। अब सरफेस इरिगेशन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने का रीजन यही है कि सरफेस इरिगेशन के अलग-अलग क्या टाइप्स हैं और साथ में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आने वाले वक्त में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हमें अच्छे से बात करनी है। साथ में इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके अंदर हमने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में अच्छे से बात की है। साथ में जो वाटर रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, उनके बारे में फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट उन्हें जाना था। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना था। साथ में हमने इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में भी बहुत अच्छे से बात की है। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने ना देखा हो तो उसे भी आप जरूर देख सकते हैं। उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि आप देख सकते हैं, इरिगेशन मेथड्स जो हैं उन्हें हम 4 तरह से क्लासिफाई कर देते हैं: सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन जो है उसके भी अलग अलग टाइप बताए जाते हैं: फ्लडिंग, चेक बेसिन मेथड, बेसिन मेथड, जैसे हम रिंग बेसिन मेथड भी कह देते हैं, साथ में बॉर्डर मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इस तरह से इसे कहा जाता है, और साथ में फर्रो मेथड। यहाँ हम देखते हैं फर्रो मेथड है, उसमें अगर फर्रोज जो है वो डीप होते हैं, गहरे होते हैं, तो उसे डीप फर्रो, और साथ में अगर वो ज्यादा डेप्थ में नहीं है तो उसे हम कॉरिगेशन के रूप में समझते हैं। अब कॉरिगेशन के बारे में भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया जाता है। अभी जो फर्रोज हैं ये अगर बिना किसी स्लोप पे बनाए गए हैं, सीधे सपाट बनाए गए हैं, तो इसे हम एक तरह से लेवल्ड कहेंगे। कंटूर जब कहेंगे किसी पर्टिकुलर एक हाइट के ऊपर बनाए जाते हैं तो उसे कंटूर कह देते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर स्लोप पे बनाते हैं तो वैसे हम ग्रेडेड कह देते हैं। तो इसी तरह से इन दोनों को क्लासिफाई किया जाता है। इनके बारे में कुछ देर में हम अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सरफेस इरिगेशन की। सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस पे सीधा ही पानी छोड़ दिया तो इसे हमने क्या कहा? सरफेस इरिगेशन कहा। अब इसमें पर्टिकुलर किसी चैनल से, ओपन डिचेस के थ्रू हमने सीधा ही सरफेस के ऊपर पानी फैलाया है। यहाँ इस मेथड को ग्रेविटी इरिगेशन भी कहा जाता है। इस नाम को जरूर याद रखें, ये आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। इट्स द मोस्ट एंशिएंट मेथड। एंशिएंट मेथड क्यों? सबसे पुराना मेथड कहा जा सकता है। बिल्कुल सरफेस सीधा ही खेत के अंदर पानी छोड़ देना क्या है, एक बहुत पुराना एक मेथड माना जा सकता है। एंड दिस मेथड स्टिल होल्ड्स गुड फॉर मोर देन 95% ऑफ द इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो भी हम देख सकते हैं लैंड है, इरिगेटेड एरिया है, उसका 95% जो है उसके ऊपर सरफेस इरिगेशन कहीं ना कहीं काम में लिया जाता है। तो इसे आपको ये डाटा, इस तरह की लाइन को दिमाग में जरूर रखना है। साथ में ये एक ओल्डेस्ट मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है इरिगेशन का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इरिगेशन का सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज मेथड कौन सा है? सरफेस इरिगेशन, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आर मोस्ट सुटेबल फॉर द सॉइल ऑफ लो टू मॉडरेट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। जब हमारी सॉइल है जिसके ऊपर हम पानी को छोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अगर परमिलिबिलिटी रख रही है, जैसे कि हम बात करें सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में जैसे ही पानी छोड़ा वो फटाफट से नीचे चला जाएगा। तो हमको बहुत ज्यादा तेजी से, मतलब फ्लो रेट बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी जो कि आगे की तरफ फैल सके और उसके अंदर पानी जा सके। लेकिन अगर हमारी सॉइल देख सकते हैं हम मीडियम टेक्सचर्ड है, जिसके अंदर इनफिल्ट्रेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तब पानी सरफेस के ऊपर फैलने का उसे वक्त मिल सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात का आई थिंक समझ चुके होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो, इस लाइन को जरूर याद रखना, 3 सेंटीमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब पानी के घुसने की दर, जमीन में किस स्पीड से पानी अंदर एंटर हो रहा है, वो 3 सेंटीमीटर पर आवर से कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सुटेबल फॉर लेवल्ड लैंड और लैंड्स विद स्लोप लेस देन 2 to 3%। इस बात को भी जरूर याद रखें कि स्लोप ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्स टू 2 से 3% ही हमारी लैंड की स्लोप होनी चाहिए। उस कंडीशन में ही अच्छे से सरफेस इरिगेशन हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें और भी कुछ बातें हैं कि फ्लोइंग वाटर मस्ट हैव अ डाउनवर्ड स्लोप इन द डायरेक्शन फ्लो। हम चाहते हैं सरफेस पे अपने आप पानी फैले तो कुछ तो स्लोप होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 से 3% तक तो होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि जब पानी आगे की तरफ फैलता है, देखिए इस बात को, एडवांसिंग फ्रंट वाली बात को मैं आपको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, देन आपको ये बात थोड़ी अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि इस डायग्राम को आप देखिए, वैसे तो ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड रिप्रेजेंट किया गया है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर हम देखते हैं यहाँ इरिगेशन, हम जब चैनल से पानी दे रहे हैं तो ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है।
अब ये जो पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इस चीज को, इस फ्रंट को हम कहते हैं एडवांसिंग फ्रंट। एडवांसिंग फ्रंट मतलब जो आगे आगे की तरफ मूव कर रहा है। और ये फ्रंट हम देख सकते हैं आगे की तरफ बढ़ता है, तो जहां से ये शुरुआत हुई है वहां गहराई पानी को वक्त ज्यादा मिला है, तो वहां बार बार इस जगह तो पानी आ ही रहा है, यहाँ हम देखते हैं गहराई ज्यादा है और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते ये गहराई, पानी की नीचे की तरफ जो गहराई है वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि ये एडवांसिंग फ्रंट से रिलेट करते हुए हम इसे समझते हैं। तो यहाँ अब आपको ये लाइन आसानी से समझ आएगी कि this is generally provided by running water over a sloping land surface, but in the irrigation of level land, the water must build its own slope। मतलब एक हम चाहते हैं कि डायरेक्शन के अंदर पानी जो बह रहा है उसके अंदर कुछ तो स्लोप होनी चाहिए। अगर स्लोप नहीं भी है तो पानी अपने आप ही इस रूप में आगे बढ़ेगा, जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कम है, ज्यादा से कम की तरफ अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। और आगे हमें बताया है इट कंट्रोल्स द स्प्रेडिंग पैटर्न एंड हेंस द अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर वाटर टू इनफिल्ट्रेट। अभी अपॉर्चुनिटी टाइम क्या होता है, अपॉर्चुनिटी टाइम से रिलेट करते हुए अभी हम कुछ चीजों को और भी समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपॉर्चुनिटी टाइम क्या होता है। देखिए, जब हम सरफेस इरिगेशन को पढ़ते हैं तब इस प्रोसेस को, इस तरह के पानी के फैलने के प्रोसेस को हम 4 फेजेस के अंदर बांटते हैं। सबसे पहला फेज जो है उसे एडवांस फेज कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है उसे पॉन्डिंग फेज कहा जाता है। उसके बाद उसे डिफ्लेशन फेज कहा जाता है और फोर्थ फेज जो होती है उसे रिसेशन फेज कहा जाता है। सभी का अपना मतलब है। एडवांस फेज का मतलब मैं आपको बता ही रहा था कि आगे की तरफ बढ़ रहा है पानी, तो इस फेज को एडवांसिंग फेज कहते हैं। पॉन्डिंग मतलब कुछ पर्टिकुलर जगहों पे अगर लैंड थोड़ी सी नीचे है तो वहां रुकने लगेगा पानी, तो वहां पानी के रुकने को, उस जगह की वेटिंग होने को, उस फेज को हम पॉन्डिंग फेज कह सकते हैं। उसके बाद डिप्लीशन फेज मतलब उस पॉन्ड होने के बाद पानी नीचे से इनफिल्ट्रेट होने लगा तो उस जगह से पानी गायब होने लगेगा, मतलब नीचे की तरफ जाने लगेगा, जमीन में जाने लगेगा। तो उस कंडीशन में उसका डिप्लीशन मतलब वहां पे उस पानी का रिमूवल होना होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो जमीन में जाने लगेगा। इस तरह को हम डिप्लीशन यानी कमी होने लगेगी उस सरफेस के ऊपर पानी की, उसे डिप्लेशन कह देंगे। और रिसेशन का मतलब कंप्लीटली यही है कि पानी पूरी तरह से गायब हो जाए यानी जमीन में चला जाएगा, तो इसे हम कहते हैं रिसेशन। तो वर्टिकल रिसेशन और हॉरिजॉन्टल रिसेशन। रिसेशन का मतलब ही यही है कि पानी का एक तरह से गायब होना। अब गायब होने का मतलब क्या है, जमीन में चले जाना। नेक्स्ट इसे कहते हैं, इस 4 फेजेस के अंदर हम कहते हैं पानी का एडवांसिंग फेज और पूरी तरह से उसका रिसेशन हो जाने वाला फेज। इन दोनों के बीच का जो वक्त होता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी टाइम कहते हैं। इसे अच्छे से याद रखना, ये अपॉर्चुनिटी टाइम क्या होता है कि हमने जाना कि एडवांसिंग फेज, अच्छा ये है क्या ग्राफ, इस ग्राफ को जरूर याद रखें कि डिस्टेंस फ्रॉम द इनलेट। कौन सी डिस्टेंस फ्रॉम इनलेट, देखिए यहाँ से जहां से पानी छोड़ना शुरू किया वो है, वहां से लेकर कहाँ आगे तक पानी बढ़ रहा है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ वेव फ्रंट, है ना। इसी को कहा है डिस्टेंस फ्रॉम वेव वेव फ्रंट, डिस्टेंस ऑफ इन फ्रॉम इनलेट। अब ये इनलेट से क्या डिस्टेंस है और साथ में टाइम ऑफ इरिगेशन क्या है, कितने वक्त तक इरिगेशन हो रहा है। तो वक्त के साथ साथ पानी जो आगे बढ़ रहा है, इस फेज को हमने जाना एडवांस फेज। और साथ में जहां पानी गायब हो रहा है उस फेज को हमने कहा, देखो वाटर स्टॉप, एक तरह के कट ऑफ वाली स्टेज जो है उसे रिसेशन स्टेज कहा है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे अपॉर्चुनिटी टाइम के रूप में समझा जाता है। और 4 फेजेस को हमें याद रखना है और इस ग्राफ को हमें याद रखना है। ओके, काम की बात याद रखना, आने वाले वक्त में अभी थोड़ी देर में मैं आपको सर्ज इरिगेशन के बारे में बताऊंगा। अब वहां सर्ज इरिगेशन के अंदर अपने कॉपी में लिख लीजिए, सर्ज इरिगेशन के अंदर ये जो ग्राफ है, रिसेशन कर्व और एडवांस कर्व जो है वो एकदम पैरेलल हो जाते हैं। लिख लीजिए, रिसेशन कर्व एंड एडवांस कर्व आर पैरेलल इन द केस ऑफ सर्ज इरिगेशन, और वही उसका एक मेन फायदा है। वहां अपॉर्चुनिटी टाइम जो है वो बेटर हो जाता है, एक यूनिफॉर्म हो जाता है, तो इसीलिए वो सर्ज इरिगेशन एक बेहतर तरीका बोल दिया जाता है सरफेस इरिगेशन का। क्या है सर्ज इरिगेशन, अभी 5 मिनट 5 मिनट तो नहीं, 20 से 30 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ी देर में अच्छे से समझाऊंगा। तो इस तरह से हमने अभी अपॉर्चुनिटी टाइम के बारे में कुछ जाना। यही बात यहाँ लिखी थी कि जो सॉइल की सरफेस है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है पानी को आगे बढ़ाने में और साथ में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसी से हम रिलेट करते हुए अपॉर्चुनिटी टाइम को समझते हैं। अब स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन इनफिल्ट्रेबिलिटी ऑफ सॉइल ट्रांसलेट्स इनटू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द रूट जोन। ठीक है, अब वक्त के साथ और वक्त और जगह जगह के हिसाब से ही पानी जमीन के अंदर रूट जोन में जाता है। इन बातों को हमने सरफेस इरिगेशन के अंदर लिखा है। सरफेस इरिगेशन में कुछ और भी बातें याद रखनी है, जैसे कि फील्ड एरिया नियरेस्ट टू द वाटर इनलेट रिसीव्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टाइम। बिल्कुल, जो जमीन इनलेट के जस्ट पास में है वहां पानी ज्यादा रुक सकता है। इस यहाँ पे हम देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी टाइम जो है वो ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा होता है। तो इन लाइनों को आप अब आसानी से समझ सकते हैं, आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है तो अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एंड हेंस द ग्रेटर डेप्थ ऑफ द इनफिल्ट्रेशन, वहाँ इनफिल्ट्रेशन की डेप्थ ज्यादा होती है।
whereas the down field farthest from the inlet receives least। बिल्कुल यहाँ अगर हम देखें जो सबसे जो ज्यादा दूर है, इनलेट से सबसे ज्यादा दूर है, वहां उसकी लेंथ नहीं कम होती है। अब आगे बताया गया है दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द कोरस सैंड। कोरस सैंड यानी सैंडी सैंड, सैंडी सॉइल के अंदर पानी की इनफिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा सकती है कि सैंडी सॉइल में बहुत जल्दी जल्दी निकल गया, आगे तो पहुंचा ही नहीं पाई, इन्फिल्ट्रेशन उसका ज्यादा हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हमें बहुत ज्यादा फ्लो रेट बहुत हाई रखनी पड़ेगी, बहुत तेजी से पानी को छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज को यहाँ इस लाइन के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। और यही इसकी उल्टी बात हमने क्ले फॉर्म के रूप में यानी फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के रूप में लिखी है कि भाई जब फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है तो उसके अंदर इनफिल्ट्रेबिलिटी कम है, तो उसके अंदर आसानी से पानी आगे की तरफ फैल जाएगा। ओके, इसी को आगे वैसे कट ऑफ रेशो के रूप में भी समझेंगे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर। चलो खैर, अब हम बात करते हैं इरिगेशन मेथड्स के अंदर इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं सरफेस इरिगेशन को, वाइल्ड इरिगेशन और कंट्रोल्ड इरिगेशन। वाइल्ड को दूसरा नाम आप समझ सकते हैं, ये अनकंट्रोल्ड इरिगेशन कहा जाता है, जबकि कंट्रोल्ड इरिगेशन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं जो भी हम समझेंगे। वाइल्ड इरिगेशन का मतलब क्या समझ आया? अनकंट्रोल्ड, इसके अंदर पानी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पर्टिकुलर, बस जैसा आ रहा है इनलेट से सीधा ही बहा दिया है। अब जरूरी नहीं है कि वो किसी पंप से बहाया है, इवन आप देखेंगे कि कोई वाटर शेड वगैरह है, किसी कोई पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया है जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां सीधा ही हमने खेत में पानी को पहुंचा दिया किसी भी तरीके से, तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। ठीक है, जिसे अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग कहते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैंने देखा है आईसीआर के एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसे अच्छे से याद रखना है। वाइल्ड फ्लडिंग आल्सो नोन एज द अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग और द फ्री फ्लडिंग, इसे फ्री फ्लडिंग भी कह देते हैं, इसे ट्रेडिशनल मेथड, ये भी एक ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव मेथड भी है। प्रिमिटिव नाम भी इसे याद रखेंगे आप। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना मेथड है। इज लीस्ट कंट्रोल मतलब सबसे कम इसमें कंट्रोल किया जाता है पानी को। दिस मेथड इज टिपिकली यूज इन द एरियाज विद अबंडेंट वाटर सप्लाई, जहां पानी का सप्लाई ज्यादा हो वहां हम वाइल्ड इरिगेशन करते हैं। वाइल्ड इरिगेशन इज मेनली यूज फॉर द पास्चर एंड द फील्ड नेटिव थे, मतलब ज्यादा कोई हाईली कैश क्रॉप वगैरह के लिए नहीं, मतलब ये नॉर्मल हम पास्चरेज वाले एरियाज वगैरह के अंदर ही जनरली काम में लिए जाते हैं। ओके, और ऐसी जगहों में जहां पानी का अमाउंट ज्यादा है, अबंडेंट अवेलेबिलिटी है वाटर की। क्रॉप वैल्यू डू नॉट वारंट एनी मोर एक्सपेंस प्रिपरेशन ऑफ, क्रॉप के अंदर ज्यादा आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, तो ऐसी सिचुएशन जो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए हम इस तरह की चीज नहीं करते, नॉर्मल यानी पास्चर वगैरह जैसी चीजों के लिए हम इस तरह की इरिगेशन काम में लेते हैं, और ये बहुत लेते थे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी मेथड्स में कंसिडर की जाती है। अब वाइल्ड फ्लडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो इसके बारे में डेप्थ में समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नाम जरूर दिमाग में होना चाहिए। स्पेट इरिगेशन वाइल्ड इरिगेशन का ही टाइप है, फ्लड प्लेन इरिगेशन वाइल्ड इरिगेशन का ही टाइप है, टाइडल इरिगेशन भी वाइल्ड इरिगेशन का ही टाइप है। इस तरह की तीनों नाम जरूर याद रखना। क्या होते हैं इनके बारे में भी एक एक लाइन में कुछ बताऊं तो देखो, स्पेट इरिगेशन कुछ इस तरह से है कि भाई ऊपर का बड़ा सा ग्राउंड कैचमेंट एरिया है और वहां से पानी किसी भी रूप में खेतों में आ ही गया, तो इस तरह की इरिगेशन स्पेट इरिगेशन है। और हमारे फ्लड प्लेन इरिगेशन का मतलब यही हो गया, पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जो पानी आ रहे हैं उसे किसी पर्टिकुलर प्लेन वाली जगह पे भेज रहे हैं, तो फ्लड प्लेन कह देते हैं, फ्लड प्लेन कह देते हैं। टाइडल मतलब जहाँ किसी पर्टिकुलर वाटर सोर्सेज है तो उससे टाइड के रूप में कहीं पानी इधर उधर पहुंच जाए तो उसे टाइडल इरिगेशन कह देते हैं। तो ये अल्टीमेटली एक वाइल्ड इरिगेशन के तरीके हैं। देखिए 2022 का जो सॉइल साइंस का पेपर हुआ था पीजी के लिए, यानी AIE पीजी के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह के ऊपर क्वेश्चन आया है कि बताओ अगर पानी का अमाउंट ज्यादा है, एम्पल है, और मार्केट वैल्यू क्रॉप की कम है, तब आप कौन सा इरिगेशन मेथड काम में लेंगे? तब आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, राइट। तो आप इसका आंसर देंगे वाइल्ड इरिगेशन, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनली जो आप बुक्स में आज तक पढ़ते आए हैं उन चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फ्लड इरिगेशन क्या है, चेक बेसिन, बेसिन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, फर्रो, और साथ में सर्जन केबल इरिगेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब सीधा समझ आता है कि पानी, सरफेस इरिगेशन जो समझा रहा था वो वास्तव में एक तरह का फ्लडिंग ही है, मतलब सीधा ही हमने देखते हैं पानी को एक स्टैंडिंग रूप में किसी खेत के अंदर रोका है, रोकने को फ्लडिंग कह देते हैं। तो इसी लॉ लैंड राइट्स के अंदर काम में लेते हैं, और हर प्लॉट जो है लगभग 0.1 से 0.2 हेक्टेयर तक का होता है। ज्यादा डेप्थ में मैं आपको पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, फटाफट से इसे कवर करते हैं। और हम देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर हाइट के बंड्स बना के किसी जगह पानी को रोका जाता है, तो इस मेथड को हम क्या कह देते हैं? फ्लडिंग कह देते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट इसमें कम होती है, अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का, इसलिए इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी कम होती है, याद रखना। नेक्स्ट मेथड है चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन का मतलब समझते हैं, छोटे छोटे से हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं जिसमें पानी को रोका जाएगा।
तो इन छोटे छोटे प्लॉट्स को हम क्या कह देते हैं, चेक बेसिन कह देते हैं। तो चेक बेसिन मेथड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स के अंदर बांट देते हैं, सराउंड कर रहे हैं जिसमें स्मॉल बंड्स बना रखे हैं छोटे छोटे से, हमने उसे हमने कहा है चेक बेसिन मेथड। समझ आ रहा होगा आई थिंक। फटाफट वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स बहुत सारी हैं मेरे पास इसके अंदर और मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके। तो हम देखते हैं ईच फील्ड channel supplies water to two rows of the check basin and water is supplied to one basin after another। बिल्कुल, एक यहाँ से इरिगेशन का चैनल छोड़ा गया है, एक के बाद एक हम देखते हैं बंड्स के अंदर पानी पहुंचता है और ये मोस्ट कॉमन मेथड है सरफेस इरिगेशन का। पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये है कि इरिगेशन मेथड सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, जवाब आता है सरफेस इरिगेशन। अब क्वेश्चन पूछें सरफेस इरिगेशन में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो जवाब आएगा चेक बेसिन मेथड। ओके, अब इसके देखिए एडवांटेजेस ये हैं कि मेथड आर द वाटर कैन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली, पानी को छोटे छोटे चेक बेसिन में यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जा सकता है और वाटर स्ट्रीम्स जो है वो थोड़ी स्मॉल होती हैं, यानी 2 लीटर पर सेकंड के हिसाब से ही पानी छोड़ा जाता है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए से काम में लेते हैं, यानी ग्राउंड नट, वीट, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट और पैराग्रास, इस तरह की चीजों में काम में लेते हैं। मोर देन 5% लैंड जो है यहाँ वेस्ट हो जाती है क्योंकि जो हम बंड्स बनाएंगे चेक बेसिन बनाने के लिए, जो बाहर की तरफ बाउंड्री बनाएंगे हम उसके लिए, उसके अंदर 5% लगभग हमारी लैंड जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस बात को जरूर याद रखना, 5% को जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधे सीधा बताए गए हैं। फील्ड स्लोप लगभग 3% होनी चाहिए, मैक्सिमम 3% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए चेक बेसिन में। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 5% तक लैंड वेस्ट हो जाती है और लाइट टेक्सचर्ड सॉइल के लिए छोटे छोटे बंड्स बनाए जाते हैं और अगर अगर हैवी टेक्सचर है तो बंड मतलब चेक बेसिन का साइज बड़ा हो सकता है। आगे नेक्स्ट बताया गया है कि चेक बेसिन मेथड जो है इसकी इसके कुछ 2 नाम हमें याद रखने हैं, जैसे हम चैनल इरिगेशन और फ्लैट बेड इरिगेशन भी कह देते हैं। इन दोनों नामों को भी अच्छे से याद रखना। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप से हैं, इसलिए अच्छे से याद रखना कि स्लोप रिक्वायर्ड फॉर ड्रेनेज इन सरफेस इरिगेशन इज, ड्रेनेज का मतलब क्या हुआ, पानी को अच्छे से निकाल पाने के लिए कितनी स्लोप होनी चाहिए, तो 0.05% होनी चाहिए। और स्लोप रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन बेसिन इरिगेशन इज लेस देन, हम कहेंगे 0.1। चेक बेसिन में कितनी, 0.1 से कम होनी चाहिए, जबकि ऊपर क्या लिखा है सरफेस इरिगेशन, तो वहां बताई है 0.05। इन्हें एज इट इज याद कर लेना, किसी भी रूप में नेमोनिक बना लेना याद करने के लिए, लेकिन इसे याद जरूर रखना। अब आ रहा है नेक्स्ट बेसिन मेथड। बेसिन मेथड को मैंने आपको कहा रिंग बेसिन मेथड भी कह देते हैं क्योंकि ये जो ट्रीज वगैरह होते हैं, फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, उनके लिए चारों तरफ इस तरह के सर्कल्स बना बना के इसे काम में लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं बेसिन मेथड या रिंग बेसिन मेथड। फर्क इतना सा है कि ये दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप्स और साथ में बेसिन अराउंड द ट्रीज वगैरह के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि हमने वहाँ चेक बेसिन अपनी फील्ड क्रॉप्स के लिए किया है, लेकिन ये फ्रूट क्रॉप पेड़ों के लिए चारों तरफ रिंग्स बना बना के इस तरह से काम कर रहे हैं। जनरली रिंग्स हैं तो उसे राउंड फॉर्म में देखा जाएगा। और हम देख रहे हैं सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप्स एंड जैसे जैसे पेड़ का उम्र बढ़ती जाएगी तो उसके ये रिंग्स जो साइज जो है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। और कहा है कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड अमॉन्ग द सरफेस इरिगेशन, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीच में घुस गया है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड कौन सा है इरिगेशन में, तो इसका आंसर भी दे दिया है यहाँ पे आपके हमने, फरो इरिगेशन। ओके, फरो इरिगेशन क्या है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। चलो खैर, वो तो गलती से बीच में आ गया क्वेश्चन। अब फटाफट देख लेते हैं कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड किसे कहते हैं। चेक बेसिन मेथड जो हमने पढ़ा वही एक तरह से हम कह सकते हैं बॉर्डर स्ट्रिप के लिए में, लेकिन अब हमारा जो ये चेक बेसिन पहले कह रहे थे वो बहुत लेंथ बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे, तब बड़े बड़े साइज कंडीशन में इस तरह से बहुत बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे, तब इस कंडीशन में से बॉर्डर स्ट्रिप कह दिया जाएगा। इस इरिगेशन का नाम याद रखना, इसे बे इरिगेशन भी कहा जाता है, प्लीज इसे याद रखना। बे इरिगेशन का किसका दूसरा नाम है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का दूसरा नाम है। ठीक है, और इस बात को आप समझ चुके हैं कि पानी को आगे की तरफ फ्लो करवाना है किसी जगह से, तो हमें कुछ ना कुछ तो स्लोप होनी चाहिए जमीन की, है ना, तो कुछ स्लोप के लिए हमें बातें भी इसके अंदर समझनी है। अब ये जो हमने बताया साइजेस होते हैं बॉर्डर स्ट्रिप के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े साइजेस के हम देखते हैं बेसिन बनाए जाते हैं, तो ये 30 से 300 मीटर तक हो सकते हैं, ये डाटा याद रखें, 30 से 300 मीटर। इसकी विड्थ वगैरह सब कुछ बता रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दीज स्ट्रिप्स हैव नो क्रॉस स्लोप एंड आर मोस्टली लेवल्ड। जनरली हम देख सकते हैं ज्यादा इसमें कुछ स्लोप होनी चाहिए लेकिन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जिससे की तरफ आगे पानी बढ़ सके। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रुपिंग सॉइल जो है उनके लिए बेस्ट है, बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। इस बात को जरूर याद रखना, ये सैंडी सॉइल के लिए सही नहीं है।
इस पॉइंट को मैंने यहाँ रेड भी किया है, हाईलाइट भी किया है। उसका एक कारण है, यही है कि बाहर से जो आप पानी दे रहे हैं, अगर वो जमीन सैंडी ज्यादा है तो वो पानी चूस लेगी, राइट। अगर हम देख सकते हैं, मैंने आपको वो डायग्राम भी दिखाया था, अभी कुछ देर में वापस भी दिखाने वाला हूँ। जैसा कि हमने कहा कि सैंडी सॉइल है तो पानी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ सैंडी सॉइल के लिए ये ब्रॉड बॉर्डर स्ट्रिप मेथड काम का नहीं है, इसे याद रखना है। और ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियम टू हैवी टेक्सचर्ड सॉइल जो होती हैं उनके लिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड काम में लिया जाता है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। सरफेस इरिगेशन के लिए भी हमने ओवरऑल ये लाइन कही, बॉर्डर के लिए भी कही, आगे एक और मेथड भी आएगा उसके लिए भी हम ये लाइन कहेंगे, तो प्लीज इसे लाइन याद रखना। और स्लोप जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग फ्लैट से होते हैं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 0.5% से ज्यादा स्लोप नहीं होनी चाहिए। इंटरकल्टिवेशन इज पॉसिबल इन द स्ट्रिप्स के बीच में इंटरकल्टिवेशन किया जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। और इस तरह की कुछ और भी 2-3 बातें आप स्लाइड पे जो भी दिख रही हैं, मुझे पॉज करते हुए पढ़ लें, मेरे पास कंटेंट काफी है, मुझे और भी चीजें बतानी है, इसलिए मैं हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की जो लेंथ है वो मीडियम लोम सैंड के लिए 100 से 180 मीटर तक हो सकती है, और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्ले लोम के लिए ये और ज्यादा यानी 150 से 300 मीटर हो सकती है, क्योंकि अगर सॉइल हैवी होगी तो वो पानी लंबी दूरी तक पानी उसके अंदर फैल सकता है, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, मैं फटाफट लगातार बोलता जाता हूँ, कहीं आपको लगे कि ध्यान भटक रहा है तो मुझे पॉज करते हुए 2-3 आपके जिस पे ध्यान भटक रहा है उसके बारे में सोच लो, लेकिन मुझे वापस रिज्यूम करते हुए चीजों को वापस जरूर समझ लें। या मेरा सुनना आपको पसंद नहीं आता कि यार बहुत जनरलाइज बातें बोल रहे तो पता ही है हमें, तो उस कंडीशन में आप स्लाइड्स को जरूर पढ़ लें, जहां नहीं समझ आए कि क्या लिखा है स्लाइड पे, तब मेरा एक्सप्लेनेशन वहां उस जगह सुन लें, तो आपका वक्त बच सकता है। ठीक है, वक्त बचाना जरूरी है एग्जाम के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं आपको बॉर्डर स्ट्रिप के लिए, तो सबसे पहली बात तो स्लोप 0.5% तक होनी चाहिए। कुछ कुछ जगह में आपको 0.5 से 1% भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो उसे आप लिख सकते हैं। सैंडी के लिए सही नहीं है, और यहाँ कट ऑफ रेशो जो है वो तीनों सॉइल्स के लिए अलग अलग होता है। कट ऑफ रेशो का एक तरह से क्या मतलब है, देखो पहले है क्या, इसे याद रख लेना। क्ले सॉइल के लिए 60% याद रखना है, लोम सॉइल के लिए 70 to 80% याद रखना है, और सैंडी सॉइल के लिए ये 100% तक याद रखना है। कट ऑफ रेशियो वही है जो मैं आपको अभी इतनी देर से समझा रहा हूँ, यानी कि अगर पानी जो चालू किया था हमने किसी पर्टिकुलर टाइम तक करेंगे, है ना, जो पर्टिकुलर टाइम तक आपने जैसे मान लेते हैं आधे घंटे के लिए पानी चलाया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये कितना हम देख सकते हैं कवर कर लेगा। तो अगर ये सैंड क्ले सॉइल में ये 60% अगर आपकी लेंथ है, 100 मीटर में से 60 मीटर तक पानी पहुंच चुका है, तो वहां रोक सकते हैं क्ले सॉइल, क्योंकि वो आगे की तरफ अपने आप पहुंच जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं नीचे की जमीन की तो खुद की इनफिल्ट्रेबिलिटी है नहीं या बहुत कम है, तो उससे पानी आगे भी चला जाएगा अपने आप। लेकिन अगर वो सैंडी सॉइल है, वो पानी बहुत जल्दी चूस लेती है, नीचे चला जाता है पानी उसमें, तो उस कंडीशन में आपको पूरा 100% तक उसको आपको कवर करना पड़ेगा। इसीलिए एक टर्म यहाँ यूज की जाती है कट ऑफ रेशो, और इस कट ऑफ रेशोज को आपको अच्छे से याद रखना है, 60, 70 और 100 तीनों सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एक आपको बताया है कि क्योंकि हम देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म डेप्थ नहीं है, यहाँ डेप्थ देखो ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, तो एक पर्टिकुलर एवरेज डेप्थ निकालनी हो इनफिल्ट्रेशन की, तो वो डेप्थ क्या हो सकती है, तो वो एवरेज डेप्थ हमका निकालने का एक फॉर्मूला है QCT अपॉन WL, QCT अपॉन WB इंटू LB। क्या है ये WB LB, और सभी यहाँ नीचे साफ साफ लिखे गए हैं, एवरेज डेप्थ निकाल रहे हैं, स्ट्रीम साइज निकाल रहे हैं, C का मतलब कांस्टेंट इक्वल है ये 360, एक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 360, टाइम होता है T घंटों के अंदर, और विड्थ ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर की विड्थ ये है, बॉर्डर की लेंथ ये है, तो नीचे एक तरह से एरिया आ गया है, और ऊपर हमने क्वांटिटी और कांस्टेंट और टाइम को रखा है, तो इसे QCT अपॉन WL को याद रखना, ये काम आ सकता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है फर्रो इरिगेशन। फर्रो इरिगेशन का मतलब आप फर्रोज का मतलब जानते हैं, तो कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्हें फर्रो और रिज का मतलब नहीं पता होता है, तो इसका मतलब क्लियरली दिमाग में रखना है कि जो उठाव है उसे रिज कह दिया है, राइज का मतलब है ना राइज, ऊपर उठना एक तरह से, तो रिज ऊपर, और नीचे की तरफ जो खाई एक तरह छोटी सी बन रहा है, स्लोप बन नीचे की तरफ बन रही है जगह, इसे फर्रो कहते हैं, रिज फर्रो रिज फर्रो, तो रिज फर्रो रिज फर्रो रिज फर्रो इस तरह से यहाँ बनते हैं। अभी क्या है कुछ बातें जो याद रखनी है हमें फर्रो इरिगेशन के बारे में। फर्रो इरिगेशन मतलब क्या, स्मॉल चैनल्स आर फॉर्म्ड अलोंग द अक्रॉस दी स्लोप, स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ इस तरह से बनाए जाते हैं, ये छोटे छोटे से रिजेस बनाए जाते हैं उनके ऊपर, और साइड में नीचे की तरफ फर्रोज होते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इरिगेशन लाइक sorghum, मेज, कॉटन, टोबैको, ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो, नेपियर ग्रास, शुगर केन, बहुत सारी क्रॉप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है।
रो क्रॉप्स वर्ड यूज करते हैं हम, रो क्रॉप मतलब जो एक पर्टिकुलर रो में लगाते हैं, तो काफी सारी क्रॉप्स के लिए ये सूटेबल है। वाटर इज अलाउड टू इनटू 3 to 5 फरोज एट अ टाइम, एक साथ 3 से 5 फरोज में पानी दिया जाता है। फरोज जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यू शेप्ड भी हो सकते हैं पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर वी शेप्ड भी हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन यू शेप्ड वाले ज्यादा बेटर माने जाते हैं। और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 50 से 400 मीटर तक भी हो सकती है, बहुत लेंथ में हो सकते हैं। और बताया है कि फरोज दैट आर अवेलेबल आर लेवल लेंथ वाइज। हाँ, फरोज जो है जनरली लेंथ में होते हैं, एकदम पर्टिकुलर लेवल पे होते हैं, ज्यादा ज्यादा स्लोप्स नहीं, पर्टिकुलर लेवल पे ही होते हैं। लेकिन अगर स्लोप पे हैं तो उनके लिए क्या अलग नाम नाम हो सकते हैं, तो उसके अंदर कंडीशन में कंटूर फरोज भी नाम दिए जाते हैं। और मतलब पर्टिकुलर कंटूर का मतलब आप समझते हैं, इक्वल एलिवेशन पे जो जमीन होती है उसे कंटूर कह देते हैं। मतलब ये पहाड़ है, उसके ऊपर हमने एक ऐसी जमीन क्रिएट कर रखी है जिसकी लेंथ हमने एक तरह से जिसकी हाइट पर्टिकुलर सारी जगह की सेम है, तो उसे कंटूर कहा जाता है। उस कंटूर पे जो हम फर्रो बना रहे हैं कंटूर फर्रोज हो जाएंगे। और ग्रेडेड मतलब ढलती हुई ढाल के साथ जो बना रहे हैं उसे ग्रेडेड फर्रो कहते हैं। अब इनके डायग्राम्स अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं तो आपको इजीली समझ आ सकते हैं कि भाई सीधे सीधे हैं तो फ्लैटेड हो गए, और पर्टिकुलर स्लोप पे बन रहे हैं इस जगह से तो ये कंटूर वाले हो गए, और ग्रेडेड भी इस तरह से स्लोप के ऊपर बनते हुए बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बातें जो फिक्स याद रखेंगे कि वी शेप्ड फर्रो आर सुटेबल फॉर ओनली सैंडी सॉइल, इसे भी याद रखना। जनरली तो यू शेप्ड वाले बेहतर होते हैं, लेकिन सैंडी के लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है वी शेप्ड आर बेटर। रो क्रॉप का मतलब समझते हैं, तो पर्टिकुलर रो में जनरली जो क्रॉप लगाई जा सकती है, जैसे रोज का मतलब समझते हैं, रो कॉलम वाला रो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और सनफ्लावर, पोटैटो, कैनोला, इन सभी के लिए काम की है। ऑप्टिमम स्लोप याद रखना 0.2 से 5% ही है, और लेंथ इसकी 30 से 300 मीटर, 400 मीटर, काफी लेंथी होता है। सुटेबल होती हैं ये रूट और ट्यूबर क्रॉप्स के लिए। ओके, कुछ नोट पॉइंट के रूप में बताया है कि फ्लो रेट्स जो होती है पानी की फरो इरिगेशन में, उसका जो फॉर्मूला जरूर याद रख लेना कि इन केस आपके एग्जाम में आ सकता है, Q इज इक्वल्स टू 0.60 अपॉन S। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, ये आपके काम आ सकता है। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही कहीं ना कहीं का क्वेश्चन है ये, कि कितना लीटर पर सेकंड से फरो इरिगेशन के अंदर स्ट्रीम साइज दिया जाता है। तो स्ट्रीम का याद रखना आंसर क्या होगा, 3 लीटर पर सेकेंड। हाँ, तो आंसर है इसका 3 लीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भी बातें बताई हैं कि देखो सैंडी सॉइल है तो उसके लिए इसकी स्पेसिंग जो है वो 30 रखी जाती है ना। पोरस सैंड के लिए 30 रखी जाती है, फाइन सैंड के लिए ज़्यादा रखी जाती है, क्ले के लिए स्पेसिंग और ज़्यादा रख दी जाती है। स्पेसिंग बिटवीन टू एडजसेंट, दो फरोज के बीच का गैप ज़्यादा रख दिया, यानी 75 से 150 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो उसका क्या कारण है, अलग सॉइल के लिए अलग तरह की स्पेसिंग का क्या कारण हो सकता है, तो इसका जवाब देखिए हम आपको इस डायग्राम से मिल सकता है। क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, तो उसके अंदर शेप कुछ इस तरह से बनता है वेटेड जोन का। जबकि हम कहें लोम सॉइल है तो उसका इस तरह से बनेगा, और जबकि क्ले सॉइल जो है उसके अंदर पानी लेटरली फैलता ज्यादा है, तो उसका हम देखते हैं साइज कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। तो इसे हम इसकी बिहाफ पे हम समझते हैं कि स्पेसिंग जो है वो अलग अलग होती है। तो सैंडी सॉइल के अंदर गहराई में ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा स्पेसिंग रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए स्पेसिंग जो है वो 30 to 60 ही बताई जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी सॉइल अगर क्ले है या जो फाइन टेक्सचर्ड है, तो उस कंडीशन में वो उसकी स्पेसिंग ज्यादा होगी। तो इसी वजह से आप कहेंगे कि दो फर्रों की स्पेसिंग अलग अलग कही जाती है। क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, फाइन सैंड के लिए कितनी होगी, तो 60 सेंटीमीटर होगी। सेलाइन सॉइल के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि फरो इरिगेशन के अंदर जो सलाइन अगर सॉइल है तो उस कंडीशन में आप सीड को कहाँ प्लेस करेंगे, क्या सीड को आप उस रिज के टॉप पे करेंगे, फर्रो के बॉटम पे करेंगे, साइड में करेंगे, या सनी साइड जहां सन की लाइट ज्यादा पड़ रही है वहां करेंगे। तो आंसर आपको पता होना चाहिए, यहाँ आंसर बनता है साइड ऑफ द रिजेस। मतलब रिजेस के यहाँ साइड में सॉल्ट का एक्यूमुलेशन कम होता है, क्योंकि जो सॉल्ट हम देखते हैं ऊपर उठते हुए जाएगा, पानी वेपोरेट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ टॉप पर होता है, कम कहाँ होता है, यहाँ साइड में होता है। तो इसलिए सीट को यहाँ साइड में प्लेस करना बेटर समझा जाता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फेमस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसे अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है कॉरिगेशन क्या होता है। कॉरिगेशन का सीधा सा मतलब यही है कि जो हमने ये फरोज बनाए थे वो अब डेप्थ उनकी कम होगी, तो कम डेप्थ वाले फरोज के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं कॉरिगेशन। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना, कॉरिगेशन इज डन व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय ब्रॉडकास्टिंग। इस लाइन को जरूर याद रखें। इंटर कल्टीवेशन डन हो सकता है शैलो फरोज के बीच में, शैलो का मतलब छिछला, छिछला मतलब कम गहराई वाला फरोज। अप्लाइंग इरिगेशन थ्रू दीज शैलो फरो इज कॉल्ड द कॉरिगेशन, और इस फरोज में पानी देना ही फरो इरिगेशन, सॉरी कॉरिगेशन इरिगेशन है। ओके,
देखो यहाँ मैंने लिखा भी है नॉट डीप, 6 to 8 सेंटीमीटर ही होती है इसकी डेप्थ, इसीलिए हम इसे शैलो हम देख सकते हैं, फरो इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक फेमस क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखा गया है कि विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड हैवी टेक्सचर्ड सॉइल। मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको वहां पीछे लाइन बताई थी, राइट। अब मीडियम टू हैवी दोनों को इंक्लूड करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आंसर स्पेसिफिकली याद रखना कोरुगेशन ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो फेमस बुक्स पढ़ते हैं एग्रोनॉमी की, एस आर रेड्डी, उनमें भी आपको ये लाइंस दिख जाएंगी, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुकी हैं लाइंस। प्लीज इन्हें अच्छे से याद रखें कि कॉर्रुगेशन से रिलेटेड हमें ये बात याद रखनी है कि ये मीडियम टेक्सचर टू हैवी टेक्सचर सॉइल के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि अगर सैंडी सॉइल होगी तो उसमें पानी जल्दी गहराई में चला जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं करते हुए हम मीडियम और हैवी टेक्सचर के अंदर से काम में लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर्ज इरिगेशन के बारे में। देखिए सर्ज इरिगेशन का मतलब सीधा सीधा आपको याद रखना है ऑन ऑफ टाइप इरिगेशन। ऑन ऑफ टाइप का मतलब क्या हुआ, पानी चालू किया बंद कर दिया, चालू किया बंद कर दिया। चालू बंद एक साथ नहीं है, मतलब ऐसे चालू किया आधे घंटे के लिए पानी गया वापस बंद कर दिया, फिर आधे घंटे के लिए पानी चलाया फिर बंद कर दिया। तो इसके अंदर पर्टिकुलर साइकिल, मतलब एक साइकिल पीरियड क्या कह देंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पानी चालू करते हैं। इस ऑन ऑफ टाइप सिस्टम को सर्ज इरिगेशन कहते हैं। सर्ज वैसे वर्ड कब यूज करते हैं, सर्ज वर्ड यूज किया जाता है साइंस में जब कुछ चीज पीक पे चली जाए, तो मतलब बहुत सारा मैक्सिमम प्रेशर पे पानी देना था वो एक साथ छोड़ा फिर वापस पानी बंद कर दिया, मैक्सिमम प्रेशर के साथ पानी छोड़ा फिर रोक दिया। इस चीज के लिए शायद मुझे लगता है यहाँ सर्ज टर्म यूज की जाती है। तो इसे सर्ज का मतलब याद रखना काम की चीज है। विच रिजल्ट इन द सीरीज ऑफ ऑन ऑफ। देखिए ये लाइन जो है ना स्पेसिफिकली आपसे पूछी जा सकती है कि इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर। इंटरमिटेंट का मतलब यही है चालू बंद कहीं। इंटरमिटेंट इरिगेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड सरफेस अंडर द ग्रेविटी फ्लो, ग्रेविटी फ्लो के अंदर ही पानी जाएगा। और ऑन ऑफ टाइप जो हम देख सकते हैं यहाँ सिस्टम है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्ज इरिगेशन कहते हैं। मोड्स ऑन कांस्टेंट और वेरिएबल टाइम स्पान, पर्टिकुलर आधे घंटे बाद या एक बार आधे घंटे बाद चालू कर दिया, नेक्स्ट टाइम 40 मिनट बाद चालू किया। तो इस तरह के जो हम देख सकते हैं वेरिएबल टाइम स्पान से चालू बंद किया जाता है। और इंटरमिटेंट इरिगेशन इज द मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर इन द पीरियोडिक इंटरवल। पर्टिकुलर पीरियोडिक इंटरवल में पानी देना ही क्या है, इंटरमिटेंट इरिगेशन है। तो इंटरमिटेंट इरिगेशन आए चाहे सर्ज इरिगेशन आए, इस तरह के मतलब हमें पता होने चाहिए। टू साइड्स ऑफ द फurrows and gated pipes laid in the T configuration, इस तरह से T configuration के अंदर इसे रखा जाता है। ओके, T configuration को सर्च इरिगेशन में याद रखना है, इस तरह की बातें याद रखना। दिया किसने था ये मेथड जरूर याद रखना है, इसे हम याद रखेंगे स्ट्रिंघम एंड केलर। आप सिंघम याद रख लो भले, सर्ज में सिंघम करना, सिंघम हो या स्ट्रिंघम हो, कैसे भी करते हुए आपको दिमाग में याद रहे, स्ट्रिंघम और केलर जो है उन्होंने ये सर्ज इरिगेशन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्मिटी इज इंक्रीज एंड डीप पर्कुलेशन इज रिड्यूस्ड। हाँ काम की बात, यहाँ डीप पर्कुलेशन कम हो जाता है, मतलब ज्यादा पानी के अंदर यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाती है, पर्टिकुलर पानी के लिए टाइम पे पानी छोड़ा और रोका। और इसमें स्पेसिफिकली वो बात ही है कि वहां हम जो कह रहे थे, देखो रिडक्शन इन डीप पर्कुलेशन इज ड्यू टू द इंटरमिटेंट वेटिंग एंड ड्राइंग। पानी छोड़ा वो अंदर थोड़ा गहराई में गया, उसके बाद वापस पानी आएगा तो ऊपर वाला पानी आगे की तरफ बहने की ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे पानी अवेलेबिलिटी है। तो मुझे लगता है इसी वजह से अगर हम चालू बंद करते हैं तब इस कंडीशन में यहाँ जो एडवांसिंग फ्रंट और रिसीजन फ्रंट, मतलब जो कर्व बन रहे थे उनके बीच का गैप जो है वो सेम रहता है और वहाँ पैरेलल ग्राफ्स बनते हैं। अपॉर्चुनिटी टाइम जो है वो यूनिफॉर्म रहता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि सरफेस पे पानी यूनिफॉर्मिटी के साथ जाता है। याद रखना कि सर्ज इरिगेशन क्यों बनाया गया है, सर्ज इरिगेशन ऑन ऑफ करने का चुल क्यों मची थी, कारण यही है कि यूनिफॉर्मिटी के रूप में, वैसे ज्यादा डीप पर्कुलेशन पानी का ना हो, बेसिस ना हो, तो उस कंडीशन, ये सारी बातें प्लीज याद रखना। हो सकता है मैं क्लैरिटी में आपको उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ आपके दिमाग में कि ये क्यों डीप पर्कुलेशन के रूप में या कैसे सर्जिफिकेशन एक बेटर है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन अगर आप ना समझ पाए तो एटलीस्ट इन बातों को याद जरूर करने में अपने स्तर पे थोड़ा सा रिसर्च करें, समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इस बातों को जरूर याद रखना दोस्त, ये एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड कैबिलिगेशन है। कैबिलिगेशन के ऊपर ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस इतना जरूर याद रखेंगे कैबिलिगेशन एक ऑटोमेटेड मेथड है। ऑटोमेटेड मेथड मतलब ये भी एक तरह से ऑन ऑफ वाला सिस्टम काइंड ऑफ। ऑटोमेटेड का मतलब इसलिए यूज करते हैं, यहाँ देखो यहाँ प्लग लगा होता है, एक पर्टिकुलर जो केबल है, एक पानी का एक तरह से काइंड ऑफ पाइप है, उस पाइप के अंदर यहाँ एक प्लग लगा है और ये प्लग जो है आगे पीछे मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। तो उसका मतलब देखो यहाँ वाटर का सप्लाई है ही इसके अंदर, ये प्लग कहीं से जहां से गुजरेगा उसके पीछे या उस प्लग की वजह से पर्टिकुलर प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है। तो यहाँ एक रिल भी लगी है केबल की, रील मतलब इस जो प्लग है इसको चलाने के लिए अंदर
मोशन देने के लिए बाहर उसकी तार या काइंड ऑफ रील लगी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस सिस्टम कैन सेव लेबर, लेबर वगैरह बचाता है। देखिए इसका डेवलपमेंट कहाँ है, इसे याद रखना, ये यूएसए का है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है ये मेथड। इसकी मैंने थ्योरी आपको कंप्लीट लिख के दी है कि कैसे काम करता है ये मेथड। आप इसकी, आपकी इच्छा हो, पढ़ने का मन हो तो आप इसको डेप्थ में पढ़ें। इसके अंदर मुझे लगता है यही बताया गया है कि गेटेड पाइप सिस्टम है, मतलब पाइप जो है जिसके अंदर पर्टिकुलर छेद होते हैं तो उन्हें गेटेड पाइप सिस्टम। अब उस गेटेड पाइप के अंदर एक पर्टिकुलर मूवेबल प्लग होता है। ये मूवेबल प्लग आगे पीछे की तरफ मूव करता है और इसके बिहाफ पे यही प्रेशर क्रिएट करता है अंदर की तरफ और अलग अलग जगह पे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। ये लाइन हमें ये बताती है कि यहाँ पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर अलग पानी जाएगा। देखो क्रॉप्स टू बी इरिगेटेड, जहाँ इरिगेशन देना है वहाँ ही प्लग से पानी बाहर आ रहा है और जहाँ नहीं देना है वो बंद पड़ा है हिस्सा, तो वहाँ पानी नहीं जाएगा। तो इस तरह का कुछ यहाँ मेथड है और ज़्यादा तो हमने कभी देखा नहीं है, किसी वीडियो में नहीं देखा, किसी लाइव दुनिया में नहीं देखा, सिर्फ एक पढ़ लिया और इमेजिन कर लिया तो आपको थोड़ा बहुत बता पा रहा हूँ मैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा हमने चीज़ देखी नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी ट्राई किया, मुझे इस तरह का कुछ वीडियो वगैरह नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन आप इसे थोड़ा सा और पढ़िएगा अच्छे से, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। मेरे को थोड़ा मेथड थोड़ा कम समझ आया, मैंने थोड़ा इसकी रिसर्च भी करी। इस तरह का देखो डायग्राम भी देखने को मिले कि भाई यहाँ ये बंदा रील से इसे चला रहा है, इसके अंदर प्लग को मोशन दे रहा है, इस प्लग के मोशन की वजह से ही पानी जा रहा है। लेकिन ये एग्जैक्ट इसके पीछे की क्या कहानी है, एग्जैक्ट कैसे काम करता है केबल गेशन, अगर आप खुद अपने स्तर पे रिसर्च कर पाए, आप सोच पाए, समझ पाए, तो मुझे सरल भाषा में थोड़ा ज्यादा समझा पाए तो बताइएगा। मेरे को इतना ही समझ आ पाया कि भाई इस प्लग का कुछ ना कुछ सीन है, ये प्लग ही आगे पीछे होता है और इसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं पानी जो है जमीन में छोड़ा जाता है। तो इस तरह के मेथड को हम केबल गेशन कह देते हैं। काम की बात जो एग्जाम से पूछी जा रही है वो यही है कि ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन इज केबलगेशन। और पूछा जा रहा है कि कहाँ किसने डेवलप किया, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेवलप किया। तो ये सब बातें हैं। एफिशिएंसीज याद रख लेना कि भाई वाइल्ड इरिगेशन की बहुत कम यानी 20 से 25% ही होती है, ब्रॉडर इरिगेशन की 50 से 60% हो सकती है, स्प्रिंकलर की 50-70 से 80 हो सकती है। देखिए ये है ना, क्वेश्चन गलती से बीच में नहीं आ गया था हमारे सामने, आपने अगर कवर किया हो तो वो जो क्वेश्चन हमारे सामने गलती से आ गया था, आई थिंक मैं आप कोशिश करूंगा स्क्रीन पे वापस आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसके लिए ये आंसर प्रिपेयर्ड है। भाई ड्रिप इरिगेशन में एफिशिएंसी 85 तक पहुंच जाती है ना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी के बिहाफ पे आपको इरिगेशन सिस्टम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में अरेंज करना होता है। तो इन सारों एफिशिएंसीज को अच्छे से दिमाग में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे ही। ये आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ें इसे। सरफेस इरिगेशन सिस्टम जो है वो कैसे एडवांटेजेस है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, इन चीजों को आप अपने आप पढ़िएगा। एमसीक्यूज आप अपने आप करिएगा अपनी कॉपी में। मैंने बहुत कम एमसीक्यूज डाले हैं, 5 एमसीक्यूज ही हैं सिर्फ। 5 एमसीक्यूज के आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। 5 सेकंड में रुक जाता हूँ। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर देता हूँ इसके, कर दूं आंसर जो है वो इस तरह से। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इनके आंसर्स क्या मुझे रिवील करने चाहिए या आपके लिए छोड़ देते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा। चलो 4 और 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पार्ट 2 के रूप में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, रिमेनिंग टॉपिक यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। छोटे टॉपिक नहीं है ब्रो, वो भी बहुत लेंदी चीजें होंगी, इसमें काफी सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।